नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने समाज के सभी सम्मानीय आदरणीय जनों को नमस्कार करती हूँ। मेरे अखिल भारतीय कचेर समाज के सभी पदाधिकारियों को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जो मुझसे छोटे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, स्नेह एवं आशीर्वाद। मैं उत्तरा वर्मा। मेरा जन्म सतना जिले के उचेहरा कस्बे में हुआ है। मेरे पापा जी पेशे से हेडमास्टर थे। उनका नाम श्री राम खिलावन जी कचेर है। मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ और हम लोग की शिक्षा दीक्षा हम लोग की पढ़ाई उचेहरा में ही हुई है। जब हम लोग छोटे थे उस समय हमारे उचेहरा में केवल हायर सेकेंडरी स्कूल थी, कॉलेज नहीं था उस समय। हम सब भाई बहन उन्होंने वहीं शिक्षा ग्रहण की। स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, मस्ती करते थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हमारे पापा जी पढ़े लिखे थे, पढ़ाई को महत्व देते थे। उन्होंने कहा कि जो जितना पढ़ना है पढ़े, लेकिन फेल जब हो जाएगा किसी भी क्लास में तो वहीं से उनकी पढ़ाई बंद करवा दी जाएगी, आगे फिर नहीं पढ़ाएंगे हम। मतलब अगले साल जो नई क्लास में ही जाना पड़ेगा, आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इस डर से हम लोग मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे कि अगर जब फेल हो जाएंगे तो हमारे पापा जी आगे नहीं पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, हम लोग को नहीं पढ़ाएंगे। इस तरह से सने सने मैंने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद मैं फेल भी नहीं हुई। जब तो मैंने कहा मुझे अब आगे पढ़ाई करना है, कॉलेज जाना है। चूँकि हमारे चेहरा में कॉलेज तो था नहीं, तो हमारे यहाँ से सतना पास पड़ता है। ये हुआ कि चलो सतना कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो। तो जो मेरा घर परिवार है वहीं से विद्रोह की आवाज़ उठने लगी। मैं आज से 50 साल पहले की बात करती हूँ। उस समय शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। यदि 8वीं तक, 7वीं तक भी, 8वीं तक लड़कियाँ पढ़ लेती थी तो लोग खुश होते थे कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, और जब इसकी शादी करेंगे तो ये बताने के काम में आएगा कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है। तो उस हिसाब से अच्छा उसको वर मिलेगा, लड़का मिलेगा और उसकी अच्छे से शादी हो जाएगी। तो 8वीं 9वीं 7वीं इतना तक ज़्यादातर लड़कियाँ पढ़ती थी। सब नहीं, ऐसा नहीं हो, सब घरों में ऐसा नहीं था। कुछ लोग पढ़ाई भी करते थे, जैसे निगम है, श्रीवास्तव हैं, इन लोग में थोड़ी पढ़ाई का महत्व देते थे, तो इनके घर की लड़कियां पढ़ी लिखी थी। मेरी फ्रेंड्स भी श्रीवास्तव निगम ही थी। तो हो गया, जब मैंने सतना जाने के लिए कहा, मेरे घर परिवार में ही लोग विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे। कहते हैं क्या इतनी बड़ी हो गई लड़की, इसकी शादी करो, इसको ससुराल भेजो, बहुत पढ़ लिख ली, अब इसको नहीं पढ़ाना है। मैं सुनी तो घबरा गई, रोने लगी। मैंने कहा नहीं, अभी मैं फेल नहीं हुई तो मुझे आगे भी अभी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, मैं आगे पढ़ाई करूँगी। मेरे पापा जी बोले चलो ठीक है, हो गया, तुम परेशान न हो, तुमको पढ़ाई करना है तो तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा। ठीक है, मैं सतना पढ़ाई करने जाने लगी और मैंने सतना के इंदिरा गांधी कॉलेज है जो, वहाँ से मैंने बीए की पढ़ाई पूरी की है। साथ में मैंने टाइपिंग भी सीखी। मैं हिंदी टाइपिंग सीखती थी वहीं सतना में ही, जयसपाल टाइपिंग इंस्टीट्यूट नाम का एक था पन्नीलाल चौक में, वहाँ से मैंने टाइपिंग सीखी है। हर 3 महीने 6 महीने में एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो मैंने भी जब टाइपिंग सीखी, मैं 5.5 महीने करीब मैंने भी टाइपिंग सीखने के बाद एग्ज़ाम दिया और संयोग से मैं उसमें भी पास हो गई। मैं हिंदी टाइपिस्ट हूँ। एक बार मैं जहाँ टाइपिंग सीखती थी वहीं मेरा रिजल्ट आया और उसी समय मैं गई थी अपना कि रिजल्ट भी लूँगी अपना, और गई तो वहाँ देखे एक पेपर पड़ा था, उसमें एमपीवी का विज्ञापन निकला था, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के लिए, टाइपिस्ट के लिए। तो मेरे सहेलियाँ ज़्यादा लड़कियाँ तो थी नहीं, मतलब क्लास फेलो या टाइपिंग सीखने वाले लड़के वहाँ ज़्यादा टाइपिंग सीखते थे। तो वो लोग फार्म भर रहे थे, मैंने भी उनसे कहा कि मैं भी अप्लाई करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। मैंने भी अप्लाई किया और इसके लिए जो वहाँ लड़के लोग टाइपिंग सीखते थे उन्होंने मेरी हेल्प की
और जो वहाँ का संस्था व्यवस्थापक होते हैं, टाइपिंग सिखाते हैं सभी को, उन लोगों ने मेरी हेल्प की और मैंने भी फॉर्म भर दिया। ये सन 1984 की बात है। 1985 में नहीं, 1984 मैंने फॉर्म भरा और 1984 में ही मुझे लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्ज़ाम के लिए मेरे पास लेटर आया और मैंने परीक्षा दी। और काफ़ी दिन हो गए, 1985 आ गया, हम लोग का कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब मैं फेल हो गई होंगी, इसीलिए पता नहीं चला है कुछ। यदि पास होती तो मेरे पास लेटर वेटर आता। पहले इतना मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, कोई ऑनलाइन वाला भी सिस्टम नहीं था पहले जैसे आजकल होता है। आप लोग किसी भी विषय का, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो और आपको पता चल जाता है कि आप इसमें सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। करीब साल भर बाद मेरे पास लेटर आया कि आप लिखित परीक्षा में पास हो गए हो और अब आप मौखिक परीक्षा वाइवा के लिए आपको आना है, देना है। मैंने कहा चलो ठीक है। उस दिन मुझे लगा कि मैं लिखित परीक्षा में पास हो गई हूँ। और फिर मेरा वाइवा हुआ। मैं रीवा में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कोई बहुत बड़ा ऑफिस था पडाला कॉलोनी में, वहाँ मैं आई और मैंने वहाँ भी वाइवा दिया और फिर घर आ गई। 1986 मार्च 1986 में मेरे पास अपॉइंटमेंट कार्ड आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो और आपको खैरागढ़ दुर्ग में ज्वाइन करना है। उस समय मेरा बड़ा बेटा 1.25 महीना का हो चुका था, 3 साल समय बीत चुका था तब तक। तो 1.25 महीने का था, छोटा बच्चा भी था। और फिर पहले लोग इतना ज़्यादा नौकरी वोकरी को नहीं उतना महत्व देते थे। तो जब मैंने किसी का मुझे सहयोग नहीं मिला तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, और बच्चा भी मेरा छोटा है, तो मैंने फिर नौकरी नहीं की। अब मैं आती हूँ अपनी पिछली लाइफ। मेरी जब अच्छी शिक्षा दीक्षा हो गई तो फिर मेरे पापा जी ने 1986 में फरवरी 1986 में मेरी शादी कर दी। सीधी में मेरी शादी हुई। सीधी शहर के सम्मानीय प्रतिष्ठित प्रेस फोटोग्राफर व्यवसायी श्री हीरालाल वर्मा जी की, उनके इकलौते पुत्र श्री मोहनलाल वर्मा जी के साथ मेरी शादी हुई। मेरे पति सफल बिजनेसमैन और सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा, हमने अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, सभी को खूब पढ़ाया लिखाया है। जिसको जिस सब्जेक्ट में रुचि थी सभी ने पढ़ाई की है। मेरा बड़ा बेटा बंगलौर में रहता है, जॉब करता है। मेरा दूसरे नंबर का बेटा सीधी में ही युवा मेंस वेयर नाम से उसके गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है। और मेरा तीसरा बेटा ब्राइट कलर लैब नाम से उसकी शॉप है, वो उसका संचालन करता देखता है। सभी अपनी अपनी जगह ठीक है, सबकी पोजीशन सही है, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। अब मैं स्मरण करती हूँ श्री श्यामले प्रसाद जी आर्य, हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नाना जी। मैं उनको प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़ के। मुझे सबसे पहले उन्हीं का चेहरा याद आया। जो एक कल्प वृक्ष होता है तो जो उसकी जड़ होती है वो हमारे नाना जी श्री श्यामले प्रसाद जी आर्य बबेरू वाले वो हैं, उस कल्प वृक्ष की। हम लोग उस पेड़ की जितने भी लोग हैं, कोई तना है, कोई शाखा, कोई पत्ती है, कोई फल है, कोई फूल है, इस तरह से हमारा ये पूरा समाज है। अब पूरे हम लोग हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। और मैं उनको पुनः एक बार प्रणाम करती हूँ। सयाने हैं वो, कहीं ज़्यादा आ जा नहीं सकते हैं, घर में ही ज़्यादातर रहते हैं। इसके बावजूद भी मुझे पता है समाज में क्या होता है, परिवार में क्या होता है, उनकी नज़र सब पे रहती है। मैं आज लाइव हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो आज मुझे देखते होंगे, इसलिए मेरा नमस्कार स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद दे। ये राज का बड़प्पन है, पता नहीं क्या राज ने मुझ में देखा, क्या सोचा, और उसने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की कि मैं भी तुरंत लाइव आने के लिए तैयार हो गई। तो थैंक यू सो मच राज, मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। मैं बात करती हूँ समाज की। हमने पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पढ़ा भी और देख भी रही हूँ मैं।
मुझे इतना भी थोड़ी सी अब अनुभव हो गया है, बिना समाज के हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। हम लोग कितना भी पैसा कमा ले, किसी भी कहीं भी किसी पोजीशन में पहुंच जाए, चाहे अच्छी बिजनेसमैन बन जाए या कोई अच्छी जॉब में हो, किसी अच्छी पोस्ट में हो, गजेटेड ऑफिसर है, कुछ भी हो, यदि हम समाज से अलग रहते हैं और समाज से जुड़े नहीं तो हम अधूरे हैं। हम लोग के यहाँ हिंदू धर्म में शादी भी होती है, जब मंडप पड़ता है तो उसमें हमारे दोस्त यार बाद में मंडप में हाथ लगाते हैं, सबसे पहले हमारे समाज के या परिवार के लोग ही उस मंडप में हाथ लगाते हैं। बच्चे की शादी में मंडप डालते हैं, और जो औरतें गौरी गणेश की पूजा करती, माटी मंगल होता है, उसमें भी औरतें ही, अपने ही समाज की औरतें टुकनी लेके चलती हैं। कुल मिला के हर जगह समाज का महत्व है, चाहे आप कहीं भी जाओ। मैंने देखा जो समाज से दूरी बना के रहता है वो उतना अच्छा नहीं, मैंने तो नहीं देखा उनका अच्छा भविष्य रिजल्ट बाद में। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक गाय थी, वो जंगल में घास चरने गई थी, और गाय थी उसके साथ, लेकिन वो गाय बिछड़ गई थी। तो सामने से एक बाघ आया, उस गाय की ओर झपटा उसको, तो वो गाय वहाँ से भगी। जब भगी तो एक दलदल में फंस गई आगे जाके। जब वो दलदल में चली गई, पीछे पीछे उसके बाघ भी आया, वो भी दलदल में आ गया, वो भी समा गया, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी थी। तो गाय बोलती है बाघ से, ए बाघ तू तो गया। तो बाघ बोलता है कि तू मुझे, मेरे ऊपर क्यों हंस रही है, मरना तो तुझे भी है, तू भी दलदल में फंसी है। तो वो गाय बोलती नहीं, मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि मुझे संभालने वाला कोई है, तो देखता जा आगे आगे। शाम होती है, इधर जिसकी गाय थी वो देखता है कि मेरी गाय इतना टाइम हो गया अभी तक घर नहीं आई। वो अपने 2-4 साथियों के साथ जंगल की ओर चल दिया। गया तो देखा उसकी गाय दलदल में फंसी है। वो किसी तरह से रस्सी डाल के, लकड़ी डाल के किसी तरह से उस गाय को उस दलदल से बाहर निकाल लिया। तो इस तरह होता है अपना समाज। समाज में क्या है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है और सभी लोग एकजुट हो जाएं और उसको किसी भी तरह की कमी महसूस ही नहीं हो सकती है, उसकी हर कमियों को दूर कर सकते हैं अपन लोग मिलके। शासन भी मदद करने लगी, हर तरह से सरकार भी सहयोग करती है। आप पैसे से नहीं मदद कर सकते हो तो उसको अच्छी राह दे सकते हो, क्या क्या योजनाएं शासन की, वहाँ से भी उसको लाभ मिल सकता है। तो ऐसा होता है। और वो जो बाघ है, तो जैसे अपन लोग क्या है, अच्छा पैसा कमा लिए, अच्छी पोजीशन में है, आज कोई गेस्टेड ऑफिसर है, बहुत बड़ा अधिकारी है, ठीक है, वो पूरे जब तक वो रिटायर नहीं होता तो उसको आगे पीछे नौकर चाकर घूमते रहते हैं, कर्मचारी घूमते रहते हैं सभी। भाई वो अधिकारी है, कहीं जाना है तो 4 व्हीलर से जा रहा है, और सभी उसकी बात सुनते हैं। ऑफिस में भी जाता है, सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसको देख के बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन जिस दिन वो बंदा रिटायर हो जाता है, वो अधिकारी रिटायर हो जाता है, तो उस दिन उसको अपनी वैल्यू समझ में आती है, वो जीरो हो जाता है। यदि वो समाज से नहीं जुड़ा है तो फिर उसको एकदम वो टीवी के सामने सिमट के रह जाएगी उसकी लाइफ, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ कुछ अच्छा किया ही नहीं है। अपने समाज वालों के साथ अच्छा नहीं किया, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा नहीं किया। आज वो घर में अकेला पड़ा है, खाली टीवी उसके लिए सहारा है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए इंसान को एक सामाजिक नागरिक बनना चाहिए, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों। मैं तो कहती हूँ सभी लोगों को आगे आना चाहिए। किसी को भी मुसीबत में आप देखो, किसी भी समाज का हो, उसके लिए भी हेल्प करो, और खास अपने समाज के लिए भी आप लोग कुछ करो। बच्चियां, उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करो, कुछ भी कर। मैंने अभी देखा कोरोना काल में बहुत लोगों ने सहयोग किया सभी का, चाहे अपना इतने बड़े भारत में, पूरी दुनिया में ही कोरोना हुआ था। मैं भारत की बात करती हूँ, चारों तरफ त्राही त्राही मची थी, पूरा लॉकडाउन था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था, कोई किसी से मिल नहीं सकता है। 5-5, 6-6 महीने किसी की दुकान बंद है, अंदर ही अंदर लोग कमजोर हो रहे हैं। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति जब उनकी कमजोर हो गई, संकोच वशु किसी से बता भी नहीं सकते हैं कि मेरे घर में इस चीज की कमी है। भाई उसको भी संकोच लगता है कि मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं, कैसे बोलूं। ऐसी विकट परिस्थितियों में समाज आगे आता रहा है। मैंने देखा
माताओं बहनों को देखा आपने, और भाइयों को भी देखा। कोरोना काल में कोई किसी को खाना पका के देने जा रहा है, मदद कर रहा है, कोई लंगर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई है तो खाने का पैकेट बांट रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइजर बांट रहा है। मतलब किसी न किसी रूप से इंसान, सभी लोग, मतलब कोरोना काल ऐसा है कि उस समय समझ में आया कि समाज और परिवार का कितना महत्व है। जिसकी जॉब छूट गई, कोई नौकरी कर रहा है कोरोना काल में, उसकी जॉब छूट गई, वो अपने घर आ गए, तो घर के लोग ये भी तो कह सकते हैं कि क्यों आज नौकरी करते हो, तुम बाहर रहते हो, हम तब तो हमारे पास पैसा नहीं भिजवाते हो, हमारी कोई नहीं हेल्प करते हो, तो हम नहीं आने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके भाई लोग जो और काम करते हैं, या उसके मम्मी पापा काम करते, उसको भी 4-4 6-6 महीना यदि उसकी नौकरी छूट गई, उसको भी बैठा के खिला रहे हैं। और उसको उस समय भी यदि वो नहीं समझ पाएगा समाज और परिवार की वैल्यू, तो इसलिए उसको तो समझना चाहिए समाज क्या होता है। अभी सम्मेलन होते हम लोग के समाज में, और बहुत अच्छे सभी शख्स सम्मेलन हुए। मैंने मैहर में देखा, चित्रकूट में देखा, ग्वालियर में भी देखा। हम भोपाल भी गए थे पिछले 2 साल पहले, वहाँ का परिचय सम्मेलन था, वहाँ हमने देखा राम बदन जी ने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ खाना की और सभी गेस्टों की रुकने की, रहने की अच्छी व्यवस्था थी। हमारे सभी पदाधिकारी थे, उस समय हमारे अध्यक्ष जी थे, अजय पाल जी जौन थे, वो भी थे। सभी से संपर्क हुआ, बहुत अच्छा लगा। और जैसे सम्मेलन होता है, वहाँ शादियाँ होती हैं। अब आजकल तो कुछ मुख्यमंत्री योजना के तहत भी शादियाँ होने लगी हैं, और शासन भी हेल्प करती है। लेकिन चित्रकूट में सम्मेलन बहुत दिन से मैं देख रही हूँ, होता तो सभी जगह था, लेकिन चित्रकूट हमारे यहाँ से पास है, तो मैं वहाँ की बात करती हूँ। मिथिलेश कुमार जी, नरैनी वालों ने, और ये जगराम अंकल ने इतना अच्छा काम किया वहाँ। जब किसी के पास पैसे की आर्थिक उतनी नहीं रहता था, तो उन्होंने कम स्तर में और कम खर्च में लोगों को बोला कि आप आओ यहाँ पे और शादी करो। खाली वो थोड़ी सी लगता था हल्का फुल्का शुल्क, कुछ जैसा भी हो, तो और बहुत ही अच्छा सम्मेलन होता था, खाना पीना की उचित व्यवस्था होती थी। तो और हमारे सीधी में भी सम्मेलन हुआ, हमारे सीधी में सम्मेलन हुआ, कई बार हुआ। और यहाँ भी हमारे समाज के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री साधु प्रसाद जी वर्मा जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, और उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के पात्र है, सबका बधाई के पात्र हैं। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कोरोना काल में भी, जहाँ भी यहाँ सम्मेलन होता था, शादी होती थी, तब तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। 3 या 4 सम्मेलन हमारे सीधी में सभी सक्सेसफुल थे, और अभी कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या हुआ कि एक दिन अभी कोरोना के टाइम में उन्होंने एक मीटिंग बैठाई हमारे समाज के, सीधी समाज के सभी जितने पदाधिकारी थे, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी हों, चाहे राजा हो, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों, सचिव, कोई भी हो, सब लोगों ने मिलकर तय किया कि जो हमारे समाज का पैसा रखा है, तो उस पैसे से, जैसे अपने समाज में सीधी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई संपन्न हैं, किसी को थोड़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो जो पैसा रखा है तो उनकी किसी न किसी तरह से मदद की जाए, क्योंकि वो खुल के तो कोई नहीं मांग सकता। लेकिन पता तो है, इतना इंसान समझ जाता है कि परेशान तो सभी हैं। 4-4 5-5 6-6 महीने सभी की दुकानें बंद है, बिजनेस ठप है कोरोना काल में। तो सभी लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग बैठाई, और वहाँ ये तय हुआ कि जो पैसा रखा है, जिसको ज़रूरत है अपने समाज के किसी भी ज़रूरतमंद इंसान आए और ये पैसा ले जाए, अपनी आर्थिक ज़रूरत को थोड़ी बहुत तो पूरा कर सकता है उस पैसे से। जितने लोगों ने, तो ये बहुत ही अच्छा काम था, और सभी जगह ऐसा लोगों ने किया होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ समाज और परिवार को लेकर इंसान को चलना चाहिए। बिना समाज परिवार के बिना अपन अधूरे हैं। मैं बात करती हूँ शिक्षा के बारे में। हर इंसान को पढ़ाई करनी चाहिए। पहले का अपना समाज मैं खुद देखती थी, आज से 20 साल पहले की, जब हम लोग सम्मेलन में जाते थे तो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग वहाँ दिखते थे, क्योंकि शादी ब्याह में तो सभी के यहाँ जैसे मेहमान रहते हैं तो उतना नहीं समझ में आता। लेकिन आप सम्मेलन में, किसी भी सम्मेलन में आप जाओ, वहाँ जो आते हैं सम्मेलन में लोग इकट्ठे होते हैं अपने समाज के लोग, जब आप भीड़ को किसी एक कोने में खड़े होकर देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा समाज कितना आर्थिक रूप से आगे बढ़ा है, या कितना शिक्षा के बारे में आगे बढ़ा। किसी एक व्यक्ति से बात करने से नहीं समझ, आप चुपचाप किनारे एक जगह खड़े हो जाओ और भीड़ की ओर नजर डालो, उनका उठने बैठने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, या उनके पहनावे से समझ में आ जाता है कि हमारा समाज पहले से कितना
आगे आ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो विचारों का आदान प्रदान हो, हर क्षेत्र में अपना समाज आगे बढ़ रहा है। तो सब कुल मिला के जब इंसान पढ़ेगा तो उसका दिमाग खुलेगा, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। मैं बात करती हूँ बालिकाओं के बारे में। मैं जब किसी बच्ची को स्कूल जाते देखती हूँ, वो बढ़िया यूनिफॉर्म पहनी है, बगल में बस्ता टांगी है, बाटल ली है और टिफ़िन ली है, बढ़िया शूज पहन के जब वो स्कूल जाती है, वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना समय बदल गया है। बच्चियाँ अपने भाइयों की तरह उच्च शिक्षा हासिल कर सकती हैं, स्कूल जाती हैं, फिर कॉलेज जाती हैं, हायर एजुकेशन के लिए बड़े महानगरों में भी जाती हैं और अच्छी शिक्षा हासिल करती हैं। पढ़ाई के अलावा यदि उनको किसी चीज़ में रुचि है, कुछ वो सीखना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो वहाँ भी जाती। उनके लिए उनका परिवार भी सहयोग करता है, माँ बाप भी सहयोग करते हैं, शासन भी सहयोग करती है। शासन भी पीछे नहीं है किसी भी स्तर में, बालिकाओं के लिए हो चाहे बालक के लिए, सभी को बराबरी की नज़रों से देखती है और सब सहयोग करते हैं। हमारी बच्चियाँ हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाती हैं, अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई करो, अपने देश का नाम अच्छा करो। लेकिन बच्चियों को भी अब एक बात है कि उनको भी अपने माँ, कहीं भी आप दुनिया में रहो, लेकिन अपने मम्मी पापा का चेहरा, अपने मम्मी पापा की छवि अपने दिल और दिमाग में बसा के रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप कितना विश्वास करते हैं हमारे ऊपर। हमको हायर एजुकेशन के लिए अपने गांव, घर, शहर से दूर भेज रहे हैं, तो हमारे ऊपर इतना विश्वास करते, तो हम उनके विश्वास में किसी तरह की कमी ना लाएं और जैसा वो चाहते हैं। देखो आजकल लड़कियां बाहर रहती हैं, पढ़ाई करती हैं और दिन में एक बार अपने मम्मी पापा से बात कर लेती हैं। मम्मी पापा तो वहाँ देखने नहीं जाते, तो वहाँ लेकिन बच्चे को इतना, चाहे कुछ भी आप यदि कभी दिमाग में, आपके मन में किसी तरह की कभी ऐसे मन आपका भटके, कुछ भी हो, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा का चेहरा अपने दिमाग में, अपने दिल में लाओ कि मेरी मम्मी पापा ने कितना विश्वास करके मुझे हायर एजुकेशन के लिए और अपने गांव घर से दूर भेजा है। आप घर में भी रहते हो। पहले का एक समय था, हम लोग के समय में क्या होता था, यदि हम लोग किसी अपनी सखी सहेली के यहाँ भी जाते थे और 10 मिनट भी यदि बता के जाते थे और यदि 15 मिनट हो जाए तो मम्मी आते थे तो डांट पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, माँ बाप अपनी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं और बच्चे भी उम्मीद में खरे उतर रहे हैं। मैं देख रही हूँ बच्चियाँ अच्छा काम कर रही हैं, हायर एजुकेशन लेके आती हैं। जैसे मीनाक्षी ने कहा कि अपने महिलाओं में ही यदि पढ़ेंगी, महिला सशक्तिकरण, कोई लड़कियाँ प्रतिभा पाटिल बनती है, कोई कल्पना चावला बनती है, कोई तो इस तरह से कोई ऐश्वर्या राय बनती है, सबका अलग अलग फील्ड है। तो बच्चे, हमारी बच्चियां जो कुछ भी करना चाहें आजकल स्वतंत्र हैं, उनका माँ बाप पूरा सहयोग करते हैं, समाज पूरा सहयोग करता है, परिवार पूरा सहयोग करता है। को कहीं से भी जरा सी भी विरोध की आवाज़ नहीं उठती है जैसा पहले होता था। आप लोग अपने दादी नानियों से पूछिए पहले के ज़माने में कैसा होता था। एक इतना लंबा घूंघट बहुओं को डालना पड़ता था, किसी से भी बात करनी है तो कानाफूसी में धीरे धीरे बात करते थे, हंस भी नहीं सकते थे पहले के समय में, आप जोर से हंस भी नहीं सकते थे, इतना पहले पाबंदी थी। एक समय था जब धीरे धीरे बात करो, धीरे से हंसो, यदि कोई सामने वाला कुछ यदि गलत भी बोल देता है तो अपन जवाब नहीं दे पाते थे पहले के समय में। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, अब तो अपन विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं, लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं और काम कर रही हैं। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, कितना समय बदल गया। मैं बात करती हूँ अपने बच्चों के ऊपर। पहले के ज़माने में क्या होता था, परिवार बड़ा रहता था, एक घर में कई परिवार होते थे, 5 6 8 4 6 ऐसे बच्चे होते थे, छोटे छोटे, बढ़िया बराबर खेलते थे, लड़ाई करते थे, एक दूसरे को मारते भी थे, लेकिन चलता था, किसी को बुरा नहीं लगता था। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। आजकल हर परिवार छोटा हो गया है, 1 या 2 बच्चे हर घर में होते हैं। यदि कोई उनको धीरे से मार दे, रास्ते चलते थोड़ी सी सिर में ऐसे मार दो या उनसे जोर से बात कर लो या उनको डांट दो तो उनको बहुत जल्दी बुरा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल जाते हैं बच्चे, यदि उनके टीचर कुछ गलत काम करते हो बच्चों और यदि वो डांट देते हैं, मार देते हैं, तो वो बच्चा बुरा मान जाता है, घर में आता है, अपने मम्मियों से बोलता है, पापा से बोलता है कि हमारे टीचर हमको मार रहे हैं। अरे आप अपने बच्चों को समझाओ
मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका छुपा हुआ स्नेह भी आप देखो ना। वो आपके बच्चे को गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। वो आपसे कितनी उम्मीद पाले हुए हैं। जिस तरह माँ बाप को अच्छा लगता है कि हमारा पढ़ाया बच्चा, जिसको हमारा बच्चा है तो अच्छा नागरिक बने, देश का अच्छा नागरिक बने, सफल बिजनेसमैन बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने। किसान भी यदि पढ़ा लिखा खेती करेगा ना तो शारीरिक श्रम को कम महत्व देगा, वो दिमागी स्तर, खेती भी अच्छी स्तर में कर लेगा। तो इतना ज़्यादा पढ़ाई का महत्व है। तो बच्चों को समझाना चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाए कि नहीं, इतनी जल्दी बुरा नहीं मानना चाहिए। जब आपका टीचर देखता है ना कि वो देखो सामने मेरा पढ़ाया बच्चा, वो जो सामने डॉक्टर जा रहा है उस बच्चे को मैंने पढ़ाया है, या वो जो सफल बिजनेसमैन जा रहा है ना, टॉप का बिजनेसमैन, उस बच्चे को मैंने शिक्षा दी है। तो जिस तरह माँ बाप को अच्छा लगता है उस तरह गुरु को भी अच्छा लगता है, उसको भी बहुत खुशी होती है, मन गदगद हो जाता है। तो आपका फर्ज होता है कि जब कभी आपका गुरु आपको राह चलते कभी आगे पीछे दिख जाए तो आप उनके पास जाइए, उनको प्रणाम करिए, उनका स्वास्थ्य की जानकारी लीजिए, उनका हाल चाल पूछिए। आप कुछ नहीं मत करिए, इतना तो आप कर सकते हैं। तो गुरु को भी अच्छा लगेगा, वो दिल से आशीर्वाद देगा, चार लोगों के बीच में बैठेगा तो वो गुरु टीचर आपको बताएगा कि वो मेरा स्टूडेंट कितना अच्छा है, उसके कितने अच्छे संस्कार हैं। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं लड़कियों को बात करती हूँ, आप कितनी भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लो, कितनी हायर एजुकेशन ले लो, यदि आप में संस्कार नहीं है, आप में थोड़ी सी ईगो वाली बात है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। आपको पढ़ाई के साथ साथ बच्चियों को और चाहे बच्चों को, अपने बच्चियों को अपने संस्कार लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपको मैच्योर परफेक्ट नारी बनना है। चाहे आप सफल बिजनेसमैन बनो, चाहे आप नौकरी करो, चाहे हाउस वाइफ बनो, लेकिन आपको एक दिन माँ भी बनना है। माँ बनने के साथ आप कभी दादी भी बनोगे, आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होगी। तो बालिकाओं को चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये संस्कार उसको पूरी लाइफ काम देंगे, उसको घर परिवार को आगे चलाने में, आगे बढ़ाने के लिए यही संस्कार और शिक्षा आपको काम देगी। जब आप, क्योंकि जेंट्स लोग तो घर के बाहर रहते, आप घर में रहोगे, अपने बच्चों को अपने परिवार को शिक्षित करोगे। आप कुछ नहीं कर सकते हो, हाउस वाइफ ही हो, खाना बनाओगे, अपने बच्चों को खुद गाइड करोगे, पढ़ाओगे, ट्यूशन क्यों लगाओगे। जब आप खुद शिक्षित हो तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अपने घर परिवार को अच्छे ढंग से चला सकते हो। और बच्चों के बारे में मैं कहती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ मम्मी पापा तो पीछे पीछे आपके जाएंगे नहीं। तो सब बच्चे की बात नहीं करती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो गलत संगत में पड़ जाते हैं और कुछ नशा वगैरह करने लगते हैं, कोई गुटखा खाने लगता है, कोई ड्रिंक करने लगता है, कोई कुछ कुछ। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है आपको। नशा नाश की जड़ है। यदि आपको किसी चीज़ का नशा एक बार लग गया, उसकी लत हो गई, तो आप कितना भी कोशिश करो आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। नशा लगना सरल है लेकिन नशा को छोड़ना बहुत कठिन है। आपके माँ बाप कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, आपको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए आपको बाहर भेजते हैं, और कि आप, मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा, कितने गर्व से समाज में चार लोगों के बीच बैठते हैं तो बताते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया है, मैंने तो उसको बॉम्बे भेजा है, मैंने उसको भोपाल भेजा, इंदौर भेजा है, मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, MBBS की तैयारी कर रहा है। और लास्ट में उसको पता चले कि मेरे इतने मेहनत की कमाई मेरा बेटा नशे में उड़ा रहा है, तो उनको तो कितना बड़ा झटका लगेगा। इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि वो नशे से हमेशा दूर रहे। और दूसरे को भी यदि कभी ऐसा चांस होता है, कोई आसपास देखो, तो उसको भी आप समझाओ कि नहीं, नशा गलत है। आपके माँ बाप मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, तो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। माँ बाप हमेशा अपनी संतान के लिए ही मांगते हैं कि मेरा बेटा हमेशा स्वस्थ रहे, मेरी बहू हमेशा स्वस्थ रहे, मेरी बेटियां हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें, खुश रहें। आपके मम्मी पापा कितनी कंजूसी कर कर के पैसा अपने पास रखते हैं, वो पैसा अपने लिए कोई कमी है तो उसको भले नहीं पूरे करेंगे, लेकिन बच्चे यदि कहते हैं मम्मी मुझे नया कपड़ा चाहिए, नई साड़ी चाहिए, नया सूट चाहिए, तो उनको दिलवाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे माँ बाप किस तरह से कमाते हैं और किस तरह से हमारे ऊपर उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी हेल्प करेगा और एक दिन अच्छा नागरिक बनेगा, अधिकारी बनेगा, अच्छा बिजनेसमैन बनेगा।
तो इस तरह से आप लोग को थोड़ी सी नशे इस बात का ध्यान देना चाहिए। आपको परफेक्ट एकदम कंप्लीट मैन बनना है, जेंट्स बनना है आपको। आप भारत के एकदम मजबूत नागरिक हो, भारत के सिपाही हो, इस बात का हमेशा अपने मन में ख्याल रखो। और कहीं भी आप पैसा खर्च करो, कुछ भी करो, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि हम सही जगह इन्वेस्ट करें। कभी भी उटपटांग फालतू पैसे मत खर्च करें। आपके घर में सयाने भी रहते हैं, दादी दादा भी रहते हैं, आप देखते हो। भले परिवार छोटा, लेकिन कुछ घरों में तो रहते हैं सयाने, दादी दादा रहते हैं। तो आप अपने 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट शाम सुबह कितनी भी देर उनको भी टाइम दो, क्योंकि जो सयाने लोग हैं ना, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वो अपनी पुरानी बातें सिखाते हैं, किस तरह इंसान आगे बढ़ता है, कैसे सफल होता है। आप चाहे शादी ब्याह करो, आज भी लोग सयाने को ही आगे करते हैं, बैठाते हैं कि आप बैठो, क्योंकि उनको अनुभव रहता है। तो आप उनसे कुछ सीखोगे ही, और उनको भी अपनी बात आपके साथ शेयर करने में अच्छा लगेगा। वो यदि आप उनके साथ बैठते हो, उनको थोड़ी सी स्वास्थ्य की जानकारी लेते हो, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा नाती पोता, मेरा बेटा मेरे पास बैठता है, मेरी प्रॉब्लम सुनता है, मुझे क्या चाहिए, दवाई चाहिए, खाना चाहिए। आप उनको थोड़ी सी बस इतना कर दो, और क्या चाहिए। मैंने कुछ जगह देखा है, लोग बाग कुत्ता पालते हैं। आजकल लोगों को कुत्ता पालने का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छी बात है, आप कुत्ता पालो, कुछ भी करो, और शौक है, अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। सवेरे सवेरे जब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना, तो कुत्ते को भी साथ में लेके जाते हैं, उसको घुमाते हैं। फिर जब घर आते हैं तो पास में बैठता है वो डॉगी, डॉगी बोलते हैं उसको। खाना खाएंगे ना तो बगल में बैठा रहेगा, एक हाथ डॉगी को ऐसे सहलाते रहेंगे, खाना भी खाते रहते हैं, मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और यहाँ तक कि उसको चूमते भी, प्यार भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी घर में यदि कोई सयाना बैठा है आपके यहाँ भूखा, यदि आप उसको ध्यान नहीं दोगे, तो ये सब क्या है, अधूरापन है। तो आप, ठीक है, आपके शौक है जो कुछ आप उनको पूरा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो आपके घर के सयाने हैं उनको भी आप टाइम दीजिए। वो आपके घर की नींव है, और आपके लिए उनके भी मन में सपने हैं। वो आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देंगे, आपको प्यार देंगे, स्नेह देंगे। मैं बात करती हूँ रोजगार के बारे में अब। अपने समाज में कुछ लोग पढ़ लिखने के बाद नौकरी करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिजनेस करते हैं। आजकल शासन मदद करती है, हर क्षेत्र में मदद करती है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या बिजनेस के लिए हो। आप होम लोन, हर तरह की आपको सुविधा मिलती है। जो बड़े लोग हैं वो होम बिजनेस लोन भी ले सकते हैं, उनके दिमाग में यदि बड़ा बिजनेस करने का है तो। जैसे कुछ अपने समाज के लोग होते हैं, बड़ी बड़ी उनकी शॉप है, बड़े दुकानदार हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे बिजनेसमैन है, छोटी दुकान है, कम पूंजी है उनके पास, भाई छोटा सा काम कर रहे हैं। इस तरह से होता है। जब आप बड़े बिजनेसमैन होते हो, बड़ा रोजगार करते हो, तो आप हमेशा कोशिश करो, इस बात का प्रयास करो कि आप अपने ही समाज के किसी बंदे लड़के को अपने यहाँ काम दो। तो ऐसा, इसमें क्या होगा, उसको भी रोजगार मिलेगा। कोई टाइल्स मार्बल की दुकान किया है अपने समाज में, कोई कपड़े की दुकान किया है, कोई चूड़ी की दुकान किया है, जनरल स्टोर्स की दुकान किया है, हर तरह की साहब की हार्डवेयर की दुकान की है, करीब करीब किराने की है, करीब करीब हर बिजनेस अपने समाज में है, हर जगह। जब नहीं है तो आप दूसरे जगह से सामान खरीदो। यदि अपने समाज का कोई व्यक्ति दुकान किए है तो आप वहां से माल खरीदो। इससे क्या होगा, आपसे पैसे, दो पैसे यदि ज़्यादा भी लेगा तो अपने समाज के अंदर ही वो पैसा रहेगा ना, बाहर थोड़ी ना जाएगा। और जो छोटे लोग हैं तो उनको भी रोजगार वो देगा, बड़ा लोग जो बड़ा पैसे वाला होगा ना, बड़े लोग, तो वो उनको अपने यहाँ काम देंगे, रोजगार देंगे। जैसे किसी को कर्मचारी, मैंने सिंधियों के यहाँ देखा, उनके यहाँ आप जाओगे ना, ज़्यादातर सिंधी किसी सिंधी के यहाँ ही काम करते हैं। वो बहुत कम दूसरी कास्ट वालों के यहाँ काम करते हैं, उनको सिंधी ही रोजगार दे देता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है। किसी महिला के ऊपर कोई विपत्ति आ गई, किसी का पति नहीं है, किसी को कोई अचानक प्रॉब्लम आ गई, तो उनकी प्रॉब्लम को भी सुनते हैं। उनको सिलाई मशीन एक दे देंगे गिफ्ट कि लो भाई अपना सिलाई करो, कमाओ खाओ।
तो इस तरह से अपने समाज को भी आगे आना चाहिए, सिंधियों से कुछ सीखना चाहिए। कि सिंधी का मैं ये नहीं कहती कि आप सिंधी से ही सीखो, जो भी आपके घर के गांव के अड़ोस पड़ोस शहर में जो भी आपको ऐसा लगे कि ये अच्छा काम कर रहा है, अनुकरणीय है, तो आप उनसे कुछ सीखने की कोशिश करिए। और जैसे छोटे लोग हैं ना, आप किसी दूसरे को अपने दुकान में नौकर रखते हो, काम देते हो, कोशिश करो अपने ही समाज वाले को ही किसी को काम दे दो, वो उसको भी रोजगार मिल जाएगा। तो आप यदि कुछ सामान खरीदते भी हो तो अपने समाज वालों के यहाँ से लेना की कोशिश करो। यदि आप किसी को कर्मचारी भी रखते हो तो अपने ही समाज वाले को कोशिश करो कि मैं अपनी समाज के ही किसी लोग को अपने यहाँ रखूँ, जिससे यदि थोड़ी बहुत पैसा कम ज़्यादा हो तो मैं उसी में अपना, चलो उसको कभी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी भी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से समाज में होना चाहिए। अब मैं क्या बोलूँ एक बार मैं सबको फिर से अभिवादन करती हूँ। अपने कचेर समाज के सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। जैसे हमने महेंद्र सिंह जी को देखा, उन्होंने कहा कि जब वो 12वीं पढ़ते थे तो वो अनुत्तीर्ण हो गए थे कुछ कारणों से। जैसे उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी से उन्होंने बुक ली थी और उन्होंने जमा करवा ली एग्ज़ाम के पहले, तो वो अनुत्तीर्ण हो गए थे। यदि वो उस समय हार मान जाते कि चलो अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा, और तो वो इतना आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने पुनः कोशिश की और उन्होंने फिर से 12वीं का एग्ज़ाम दिया। इसके बाद उन्होंने ITI की तैयारी की और आज विदेश में बैठे हैं। वो 22-23 देशों की यात्रा की है, सक्सेसफुल इंसान है अपने समाज के। तो ऐसा लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग खूब पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को कोशिश करिए कि सभी पढ़ाई में ध्यान दें। अपने परिवार में अपनी जो बहनें हैं, आपके भाई हैं, यदि कम पढ़ पा रहे हैं और आप भी खुद पढ़ाई करो। मतलब शिक्षा का बहुत ही महत्व है। मैं तो फिर से बोलूँगी बार बार कि सबसे ज़रूरी शिक्षा है। आपका धन दौलत कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी छीन सकता है। मान लो आपके पास खूब पैसा है, कभी सेल टैक्स वाले आ गए, छापा पड़ जाएगा, ले जाएंगे ना, लेकिन आपका ज्ञान तो कोई नहीं ले पाएगा ना। आपका ज्ञान तो हमेशा आपके पास रहेगा। तो इस तरह से शिक्षा का महत्व है। विदेशेषु धनम विद्या, कहीं भी आप दुनिया के किसी कोने में जाओगे, यदि आपके पास ज्ञान है तो आप अच्छी पोजीशन में वहाँ रह सकते हो। इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व है। अब मैं आगे क्या बोलूँ। मैं सबको पुनः एक बार अभिवादन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। मुझसे यदि कुछ कम या ज़्यादा हो गई हो तो मैं आपसे सिर्फ क्षमा चाहती हूँ। और हाँ, हमारे 18 मार्च को 19 मार्च को हरिद्वार में सम्मेलन होने वाला है। तो अब आगे की बातें वहाँ अपन लोग करेंगे। वहाँ अपने विचारों का आदान प्रदान होगा। हम सब एक दूसरे से मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, सबकी एक दूसरे की बातें सुनेंगे। अच्छा लगेगा वहाँ भी मिलने के बाद। तो मैं भी हरिद्वार आ रही हूँ और आप लोग भी हरिद्वार सम्मेलन में आने की तैयारी करिए। लाइव किसी का फिर देखें, बात करें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे सुना, मेरे लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।